हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं साहिल कुमार। मैं अभी NIT तेजी से MCA कर रहा हूँ। आज निमसेट को लेके एक मेरे फ्रेंड आस्तिक वर्मा, उसका इंटरव्यू होने वाला है, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि हम निमसेट के जर्नी में उनके बारे में पता चलेगा। फिर वो कैसे किए, आप लोग के मन में जो डाउट रहता है कि 2 महीने बचे हैं, क्या करना चाहिए, मैथ्स को कैसे करना चाहिए, रीजनिंग को कैसे करना चाहिए, टोटल सब्जेक्ट कैसे करना चाहिए। तो आज उनसे जानते हैं कि वो वो कैसे अपना जर्नी तय किए थे इसके लिए। ठीक है, अब आस्तिक वर्मा। सो हेलो, जैसा कि साहिल ने बताया, माय नेम इज़ आस्तिक वर्मा। और हम लोग इस टाइम बैठे हैं NIT त्रिची में। और ये जो पीछे ओरायन बिल्डिंग है हम लोगों की, तो मतलब एक मोटिवेशन होता है हमेशा से NIT त्रिची आने का। तो शॉर्ट इंट्रो, जैसा कि साहिल ने बोला कि मुझे अपने बारे में बोलना है, तो मैंने इससे पहले BSc कंप्लीट किया है लखनऊ यूनिवर्सिटी से। मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ का रहने वाला हूँ। और मैंने जो निमसेट है वो अपेयरिंग में ही निकाला था। तो उसके साथ ही मैंने मेरा जो परसेंटेज जो मैंने ग्रेजुएशन में बनाया था वो 80% के अराउंड था। और मैं रेगुलर स्टूडेंट था वहाँ पे, लाइक मैंने क्लासेस अटेंड किए हैं। तो उसका यहाँ पे काफ़ी हेल्प मिलता है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर होते हैं। तो आपको यहाँ पे कम एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो वहाँ से फिर मैंने निमसेट की प्रिपरेशन की, और फिर निमसेट को क्रैक करके मैं यहाँ पे आया हूँ। तो आस्तिक, तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है। तो क्या तुम बता सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट क्या आया, यहाँ आने के बाद क्या क्या कठिनाइयाँ हुई, क्या तुमको अच्छा लगा। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक का NIT त्रिची का है वो काफ़ी अच्छा है। और लाइक स्टार्टिंग में जब आप आते हैं तो आपको सेटल होने में काफ़ी टाइम लगता है। आपको चीज़ों के साथ देखना पड़ता है कि जैसे कई चीज़ों में आपको लगता है यहाँ पे गलत है, वो गलत है, फिर धीरे धीरे आप सेटल हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो काफ़ी स्मूथ होता है। अदर देन माई एक्सपीरियंस, जो मेरा एकेडमिक एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी अच्छा है। लाइक प्रोफेसर काफ़ी हेल्पफुल हैं, और पॉइंटर्स भी अच्छे चल रहे हैं। अभी जैसे कि तुमने पूछा था, तो 9.8 मैंने पॉइंटर फर्स्ट सेमेस्टर में अचीव किया था। और वो जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने BSc में अच्छे से करके आया था। तो मुझे यहाँ पे बहुत कम मतलब पढ़ना पड़ता है, वो उतना हो रहा है अभी, क्योंकि अभी जितने भी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं ना वो प्रीवियस उसके हैं, मतलब बैचलर्स में हम लोग करके आए उतना। तो उससे हेल्पफुल मिलता है, हेल्प मिलती है यहाँ पे। और बाकी अदर एक्सपीरियंस जो NIT त्रिची का है, तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। तुमने निमसेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कब किया था। ओके, सो निमसेट का प्रिपरेशन मैंने सितंबर में स्टार्ट किया था। और सितंबर में मेरा अपेयरिंग था, तो मैंने थर्ड ईयर में लाइक स्टार्ट किया। और फिर मैंने टेस्ट सीरीज काफ़ी लेट स्टार्ट किया था, जो कि मुझे लगता है कि मेरी एक मिस्टेक थी, मुझे पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था। और टेस्ट सीरीज मैंने ऑलमोस्ट जनवरी में स्टार्ट किया था। तो मैं पूछना चाहूँगा कि कितना टाइम देता था कि आज मैथ्स को कितना टाइम देना है, डेली बाई डेली। मैथ्स, रीजनिंग, 3 पार्ट होता है ना कंप्यूटर। तो तीनों को कितना टाइम, डेली कितना टाइम, और फिर जो तुम्हारा BSc हो ना, तो BSc में कितना टाइम देते थे। तो उसमें जैसे कि मैं उसमें टाइम के लिए पूछा, तो अपेयरिंग स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है टाइम मैनेजमेंट में, क्योंकि उनका क्लासेस का शेड्यूल भी चेंज होता है। और बाकी उनके एग्ज़ाम्स भी हैं, उनको प्रोजेक्ट भी करना है, वाइवा भी करना है। और मेरा जैसे फिजिक्स भी था मेरे पास, मैथ भी था और कंप्यूटर भी था। तो वहाँ पे प्रैक्टिकल्स होते हैं, आपको अलग सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, फिर उसके साथ में आपको मैथ भी मैनेज करना है, फिर CS भी आपको देखना है। तो काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है वो। लेकिन ओवरऑल मैं बोलूँगा, मैंने मतलब 3 to 4 आवर्स तो डेली देता था। बट जब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो मैं एग्ज़ाम्स पे केवल फोकस कर रहा हूँ। अदर टाइम जितना भी मुझे बच रहा है वो मैं पूरा निमसेट को दे देता था, चाहे जितना हो वो, मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है, बट जितने में आपका चल रहा है उतना सही है फिर। और देखा जाए तो जहाँ तक जितने भी बच्चे हैं, सबके बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं। जैसे कि किसी के साथ होता है कि मेरा कॉलेज रेगुलर है। तो क्या आपका भी कॉलेज रेगुलर था। हाँ, मेरा कॉलेज काफ़ी रेगुलर था, स्ट्रिक्ट था मतलब अटेंडेंस में। और मेरा अटेंडेंस भी आई थिंक 95+ होगा। तो मैंने अटेंडेंस ज़्यादातर लेक्चर्स अटेंड किए, इवन फिजिक्स मैथ और कंप्यूटर तीनों में अटेंड किया, ऐसा नहीं सिर्फ कंप्यूटर में अटेंड किया। क्योंकि वो सेम चीज़ हो जाती है, जब क्लासेस अटेंड करो तो लास्ट मोमेंट पे वो जो पढ़ना है ना, उसमें मुझे कम डिस्टरबेंस होता था। लाइक मैं 2 दिन भी उसके लिए पढ़ रहा हूँ एग्ज़ाम्स के लिए तो हो जाता था। और अदरवाइज़ मुझे जो है ना निमसेट से काफ़ी लंबा ब्रेक लेना पड़ता था। तो डेली थोड़ा थोड़ा एकेडमिक्स को दे दिया जो कि क्लास में चल रहा है,
और उसके अदर देन मैंने पूरा निमसेट किया। फिर निमसेट का जब उसमें एग्ज़ाम्स चल रहे हैं मेरे बीएससी के, तो निमसेट को उतना बड़ा ब्रेक नहीं मुझे देना पड़ा, क्योंकि मैंने 2 दिन में उसको पढ़ा और उसके बाद फिर से मैं निमसेट पे वापस आ गया। तो बहुत बच्चे के ऐसे भी डाउट रहते हैं कि जैसे कॉलेज तो एक है ही प्रॉब्लम, फिर कुछ जैसे अपने पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम रहते हैं। जैसे कि होता है कि कोई बच्चा जैसे अभी यंग एज है तो इसमें बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है बच्चा। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर किसी के साथ ऐसा हो तो सब वहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट करने लगते हैं। तो क्या अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, अगर हुआ है तो आप मैनेज कैसे किए हैं इसको, ये बच्चे को बताएं। सो मेरे साथ ऐसा कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ, बिकॉज मेरे फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है, और मुझे अगर कोई प्रॉब्लम फेस होता है तो मैं जनरली पेरेंट्स से अपने बात करता हूँ। उसके अलावा मेरी दीदी हैं, वो भी काफ़ी सपोर्टिव है, तो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग कोई ना कोई सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। हम्म। अदर देन अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर मुझे डिस्ट्रैक्शंस हो या फील हो रहे हैं, तो अभी तो लाइब्रेरी नहीं जा रहा हूँ, बट मैं बीएससी टाइम में तब वहाँ का एलयू का जो लाइब्रेरी है वो मतलब श्योर मैं कहूँगा कि बहुत ही बेटर है, बहुत ही बेटर है। और एनआईटी में आने के बाद तो मैं 100% बोल सकता हूँ कि जो एलयू की मतलब साइबर लाइब्रेरी थी वो ऑसम थी, एकदम मस्त थी। तो वहाँ पे जाके मैं बैठता था तो बहुत कंफर्टेबल थी, लाइक एसी था, और पीसी काफ़ी ज़्यादा मतलब एडवांस थे, तो उस पे जाके मैं अपना निमसेट की प्रिपरेशन कर सकता था। और साथ में जैसे मान लो 2 क्लासेस के शेड्यूल में बीच में गैप है तो मैं लाइब्रेरी चला गया, हाँ। तो अगर डिस्ट्रैक्टेड भी मैं फील कर रहा हूँ तो मैं साथ में वो कर लेता हूँ, लाइक लाइब्रेरी का ज्वाइन कर लो, और एक थोड़ा ट्राई करो कि फ्रेंड सर्कल ऐसा बन जाए तो उन सब चीज़ों से तुम्हें थोड़ा दूर रहें। और सेकंड थिंग ये है कि जैसे मेरे साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि वैभव मेरे साथ प्रिपेयर कर रहा था, वो मेरा रूममेट भी था। हम्म। हम लोगों ने साथ में बीएससी किया अभी एनआईटी त्रिची में, तो लाइक वहाँ पे सपोर्ट हो जाता है कि अगर तुम डिस्ट्रैक्टेड हो या किसी टाइम पे पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें लग रहा है नहीं हो पाएगा, तो दूसरा पर्सन होता है वो मोटिवेट कर देता है, और ऐसे चलता रहता है। तो ऐसा मुझे डिस्ट्रैक्टेड कभी फील नहीं हुआ है। हाँ, तो तुम ये कहना चाहते हो कि कोई प्रॉब्लम आए तो उसको इग्नोर करो और जो अपना गोल है उस पे फोकस करो। हाँ, मेनली हाँ, गोल पे जैसे रहना चाहिए। अगर हाँ। जैसे जैसे कि मुझे अभी भी याद है, लाइक मैं फ़ोटो दे दूंगा अगर मेरे पास होगा, तो मैं हम लोग जब प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब निमसेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हम लोगों ने दीवार पे पीछे लिख रखा था एनआईटी त्रिची, जो कि गोल था। तो एक बार जब गोल सेट हो जाता है तो अदर थिंग्स को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, वो इग्नोर हो जाती हैं एक्चुअली, क्योंकि आप जब एक चीज़ पकड़ते हैं तो 2-3 चीज़ें अपने आप छूट जाती हैं। तो अगर आप प्रॉब्लम्स को पकड़ेंगे तो आपको फिर सॉल्यूशंस नहीं होंगे, और जैसे आप सॉल्यूशंस को देखेंगे प्रॉब्लम्स देखना बंद हो जाएंगे। अच्छा, तो आपके लाइफ में ऐसी कभी रिस्ट्रिक्शन आई है? नहीं, ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आया। अच्छा। अच्छा, तो बढ़िया। और अभी बहुत बच्चे के मन में होगा कि जैसे 2 महीना बचे हैं एग्ज़ाम के, तो इस 2 महीने में आपका क्या अप्रोच था? मतलब तुम क्या करते थे, कैसे किए 2 महीने में? तो ये बताओ एक्सपीरियंस। मैंने स्टार्ट तो जैसे सितंबर से कर दिया था, तो हम्म। मैंने पहले सिलेबस कंप्लीट करने को वेट किया था, और उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज पे मूव हुआ था, जो कि मुझे लगता है कि मिस्टेक है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट होने का वेट नहीं करना चाहिए था। हम्म। लेकिन ठीक है, अब एनआईटी त्रिची में तो कोई ऐसा मलाल नहीं है। तो उसके बाद फिर जैसे वहाँ पे अगस्त से मैंने स्टार्ट किया, तो जनवरी तक मेरा सिलेबस हो गया था। उसके बाद फिर मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी। जब लास्ट के मंथ से तो मैंने ये सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे अबे, तो मैंने जैसे कि बताया था कि मैंने प्रिपरेशन जो है वो सितंबर में स्टार्ट कर दी थी, बट मैंने टेस्ट सीरीज पे काफ़ी लेट मूव हुआ था, जो है कि मुझे पहले स्टार्ट करनी चाहिए थी। हम्म। बट ठीक है, जिस टाइम आप करते हैं, अगर एनआईटी त्रिची पहुँच गए तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। तो वहाँ पे जैसे लास्ट के जब मंथ्स थे ना, तो मैंने टेस्ट की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा दी थी। जैसे कि जितना भी टाइम मिल रहा है मुझे, तो मैं ट्राई करता था कि टेस्ट दूँ, उससे ज़्यादा उसकी एनालिसिस कर लूँ। अगर मुझे फ्री टाइम थोड़ा भी मिल रहा है तो मैं फार्मूला का देख लूँ। प्लस उसके साथ में जैसे जो अदर एग्ज़ाम्स है, जैसे सीयूईटी और वो मास सीटी है, उन पे भी मैंने थोड़ा थोड़ा फोकस किया था, बिकॉज ऑफ वो जो एग्ज़ाम्स है ना, वो आपको थोड़ा अंदर से मोटिवेटेड फील कराएंगे। जैसे जब उसका मास सीटी का रिजल्ट आया था तो मेरा 99.96 परसेंटाइल था। हम्म। तो उससे मैं उससे पहले जो स्टार्टिंग में मैंने 2022 का पेपर अटेम्प्ट किया था, तो मैं शायद मैथ में 8 या 9 क्वेश्चंस बना पाया था, जबकि 2022 का जो पेपर है वो काफ़ी बहुत ईजी मुश्किल। था। हाँ। तो तब मुझे आइडिया नहीं था कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, बट जब मैंने देखा मास सीटी में मेरा परसेंटाइल अच्छा आ गया, तो मैंने ये सोच लिया था मन में कि हाँ, मैंने एक अच्छा खासा पाथ कवर कर लिया है, हम्म। उतना मैंने पढ़ लिया है। फिर मैंने सीयूईटी दिया, तो सीयूईटी का तो पेपर जैसे ही मैं एग्ज़ाम हॉल के बाहर आया, मुझे पता चल गया था कि मतलब हाँ, ये काफ़ी अच्छा गया, पेपर मैं फोड़ के आया हूँ, तो डीयू या जेएनयू मुझे मिल जाएगा। तो वहाँ से मोटिवेशन मिलता है और आप फ्री हो जाते हैं निमसेट के एग्ज़ाम के लिए, कि लाइक निमसेट का जो एग्ज़ाम है उस पर आपको फोकस, मतलब
उतना आपको फियर नहीं रहता कि ये नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा हो जाते हैं। तो निमसेट की तैयारी में तुम कौन सा बुक फॉलो किए थे? मैथ्स के लिए कौन सा, रीजनिंग के लिए कौन सा, ये बता। सो मेनली मैं बोलूँगा कि मैं जैसे इतने दिन से मैं रह रहा हूँ, तो तुमने देखा होगा मैं बुक पे बिल्कुल भी वो नहीं करता हूँ। मुझे बुक बुक पढ़ना इतना अच्छा अच्छा भी नहीं लगता। और इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि मटेरियल जो है ना, कोई अगर बुक से पूरा फेच करके वो दे रहा है ना, जैसे पूरा 200 बुक का पेज है उसको 25-30 पेज में हो रहा है, तो वो मैं कर लूँ ज़्यादा सही है। तो वही मैंने निम्सन टाइम में किया था, मेनली डीपीपी वगैरह जो आती हैं उनको कर लिया, या फिर जैसे जो हाँ मतलब वो लाइक क्वेश्चंस का सेट होता है उसको बोलते हैं शायद, हाँ तो वो आता है उसको मैंने किया। और उस टाइप से मैंने किया, बाकी बुक को मैंने ज़्यादा फॉलो नहीं किया किसी भी एक अच्छा, पार्टिकुलर। निमसेट की तैयारी में तुम कौन सा बुक फॉलो किए थे? मैथ्स के लिए कौन सा, रीजनिंग के लिए कौन सा, ये बता। सो मेनली मैं बोलूँगा कि मैं जैसे इतने दिन से मैं रह रहा हूँ, तो तुमने देखा होगा मैं बुक पे बिल्कुल भी वो नहीं करता हूँ। मुझे बुक बुक पढ़ना इतना अच्छा अच्छा भी नहीं लगता। और इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि मटेरियल जो है ना, कोई अगर बुक से पूरा फेच करके वो दे रहा है ना, जैसे पूरा 200 बुक का पेज है उसको 25-30 पेज में हो रहा है, तो वो मैं कर लूँ ज़्यादा सही है। तो वही मैंने निम्सन टाइम में किया था, मेनली डीपीपी वगैरह जो आती हैं उनको कर लिया, या फिर जैसे जो हाँ मतलब वो लाइक क्वेश्चंस का सेट होता है उसको बोलते हैं शायद, हाँ तो वो आता है उसको मैंने किया। और उस टाइप से मैंने किया, बाकी बुक को मैंने ज़्यादा फॉलो नहीं किया किसी भी एक अच्छा, पार्टिकुलर। नहीं जैसे हम लोग यहाँ पे सीटी के लिए तैयारी करते हैं तो बहुत से लोग मतलब हमारे फ्रेंड्स ही जो लोग सिटी से एक दिन पहले बुक से पढ़ते हैं, तो उनको क्या होना चाहिए? जैसे कि 2 महीने में तुम्हारा क्या अप्रोच था ये सबको बता दिए, पर अभी जैसे तुम कुछ मिस्टेक किए जो तुमको नहीं करना चाहिए था, तुम ये सोचते हो कि ऐसा हम करते तो और अच्छा रहता, तो मतलब बच्चों को क्या करना चाहिए? अभी 2 महीने बचे, बच्चों को करना क्या चाहिए? ओके, सो 2 मंथ्स बचे हैं, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ, आप कहाँ पे सिलेबस में पहुँचे हैं वो मैटर नहीं करता है। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट को फोकस करो। और निमसेट में देखा गया कि एक पीवाईक्यू का भी अच्छा खासा पैटर्न है, तो पीवाईक्यू को तो बिल्कुल 3-4 बार अच्छे से सॉल्व भी कर लो, तो उससे हो सकता है कि तुम्हें मतलब 8 से 10 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं पीवाईक्यू से। तो पीवाईक्यू अच्छे से सॉल्व हो गया, उसके बाद फिर तुम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हो उसको एनालिसिस करो। अब ये मत ट्राई करो कि कोई जैसे 2 मंथ्स बचे हैं तो बुक वगैरह कुछ कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि कैसे क्वेश्चंस कर सकते हो, उनसे क्या सीख सकते हो, वहाँ से जितना सीखोगे उतना तुम्हें मुझे नहीं लग रहा बुक से मिलेगा, क्योंकि बुक स्पेसिफिक कोई निमसेट की है तो वो अरिहंत एमसी है, उसमें भी इतने अच्छे क्वेश्चंस और मटेरियल शायद नहीं है। तो मुझे लगता है कि आर डी शर्मा उतना टाइम हमारे पास नहीं है, और वो स्पेसिफिक निमसेट के लिए है भी नहीं। तो निमसेट के लिए जो स्पेसिफिक डिज़ाइन किया गया है कंटेंट, लाइक डीपीपी है और ये सब है, अगर कहीं से मिल रहा है या कहीं टेस्ट सीरीज तुमने ले रखी, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो जाओ, क्योंकि जैसे एक टेस्ट दिया उसके बाद उसका एनालिसिस करो और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो। लाइक पहला तो ये। सेकंड जो तुमने पूछा कि लाइक क्या मिस्टेक हो सकती है, तो एक मैं बात कहूँगा कि यहाँ पे जैसे एनआईटी त्रिची में हम लोग यहाँ पे हम लोग आते हैं, तो सबका हम लोग देखते हैं अप्रोच अलग है। कुछ लोग ऐसे जिन्होंने 2 मंथ से 3 मंथ में यहाँ पे वो लोग हैं एनआईटी त्रिची में, इवन उनकी रैंक भी काफ़ी बेटर है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 2 साल से 2.5 साल 3 साल तक लग गया। इवन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने 2 ड्रॉप लिए होंगे और वो एनआईटी त्रिची में नहीं, इवन हो सकता है कि वो किसी भी एनआईटी में ना हो। तो यानी कि अप्रोचेस सबकी डिफरेंट होती हैं। हो सकता है किसी ने बुक सॉल्व की होगी, किसी ने बुक नहीं सॉल्व की होगी, तो लाइक हर तरीके के लोग हैं। बट जब तुम एक कॉमन मिस्टेक्स फाइंड आउट करोगे, तो वो रेड फ्लैग्स कुछ जो बोले जाएंगे, वो पहला होगा कि आपने मतलब आप एक लूप में फंस गए हैं, एक उसमें फंस गए हैं कि जैसे आप एक लूप में फंस गए हैं कि आप वीडियोस देखते जा रहे हैं। जैसे इस टाइम कंटेंट बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग क्या करते हैं, एक टॉपिक उन्हें फिनिश करना है, एक वीडियो पे गए, फिर दूसरे पे गए, फिर तीसरे पे गए, एक ही उसको वो 4-5 जगह से देख रहे हैं, तो उसका इतना बेनिफिट है नहीं मैथ में, जितना आप हैंड से प्रैक्टिस करें उतना ही आपके है। तो उसके बजाय आप अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करें। तो पहला तो हो गया आप वीडियोस के लूप में फंस गए, ये पहली प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड, अगर आप डर रहे हैं स्टार्टिंग में मॉक्स वगैरह देने से, तो हो सकता है कि आप गलत ट्रैक पे हो, लाइक क्योंकि आपको उसका एनालिसिस करना, टाइम मैनेजमेंट वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो आपको उसी से सीखने को मिलेंगी, एक वो रेड फ्लैग हो गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जैसे इस सब में लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टेलीग्राम वगैरह पे एक्टिव हो जाते हैं लास्ट में, वहाँ पे कंटेंट भी भर भर के आता है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उस सब में मतलब बेकार में कंट्रोवर्सीज में फंसने से अच्छा है कि अपना उस पर गोल पे फोकस करो। तो यही 3-4 रेड फ्लैग्स होंगे जो मैं बोलूँगा। हाँ, ये जो बात बोले हो कि टेलीग्राम पे बहुत एक्टिव हो जाते हैं, ये तो है।
अभी भी हम लोग को भी बहुत मैसेज आता है कि ये कैसे करे, क्या करे, कैसे करे, क्या करे। तो अब क्या बोल रहे कि जैसे टेस्ट दिए तुम, ठीक है, तो इसको एनालिसिस कैसे करते थे? मतलब एनालिसिस करने का तुम्हारा क्या तरीका था? तो मेरा तरीका जैसे टेस्ट की एनालिसिस में था वो इस टाइप से था। टेस्ट जब हम लोग देते हैं तो उसमें तीन चार ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन वो टाइप हो गया जो कि हमें आता था बट उस टाइम पे हमें पॉइंट ऑफ टाइम पे क्लिक ही नहीं किया, क्योंकि उसमें हो सकता है थोड़ा सा उसे घुमा दिया गया हो, कुछ किया गया हो, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग उसे नहीं कर पाए। सेकंड वो हो गया जिसमें कोई नई अप्रोच आई है जो कि मतलब हमें समझ ही नहीं आया कि इसमें करना क्या था। थर्ड क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने सिली मिस्टेक से कोई गलत कर दिया हो, कहीं पे प्लस की जगह माइनस हो गया या रेंज में गड़बड़ कर दिया, इस टाइप से कुछ हो सकता है सिली मिस्टेक की हो। और फोर्थ क्वेश्चन वो है जो हमने सही किया है। फोर्थ क्वेश्चन में भी एक टाइप ये हो सकता है कि आपने तुक्का लगाया था और वो सही हो गया है। तो जो पहला टाइप है जो कि मेरा मतलब क्वेश्चन कोई ऐसा हो गया जो कि अनअटेम्प्टेड रह गया और मुझे आइडिया नहीं कि मतलब ये क्वेश्चन जो है ना उसका अप्रोच मुझे समझ नहीं आया, तो उसको मुझे बहुत कम टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसको थोड़ा सा टाइम दिया, मुझे अप्रोच समझ में आ गई, मैंने कहा अच्छा ये इसलिए क्लिक नहीं हुआ था मुझे, मैंने वो देख लिया, ख़त्म। सेकंड हो गया कि अगर कोई अप्रोच जो है ना वो अनअटेम्प्टेड था क्वेश्चन और मुझे दिखा कि इसमें कोई नया अप्रोच है, तो उसको सीखने में मुझे टाइम लगेगा, तो कुछ टाइम के लिए मैं उसे नोट कर लेता था कि इसको मैं बाद में देख लूँगा। थर्ड टाइप में मैंने वो क्वेश्चन जो मैंने गेस किए थे तो उसके लिए भी मैं देख लेता हूँ कि अगर कोई अप्रोच उसमें लग रही है तो मैं वो देख लूँ। और फिर उसके बाद तो इस तरीके से मैं पहले पार्ट में एनालिसिस कंप्लीट कर लेता था जो कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हो जाते थे। फिर बचे हुए क्वेश्चन जो है वो 5 से 7 नई अप्रोच बताते हैं, वो मैं बाद में कर लेता था। तो इस टाइप से मैं एनालिसिस फिनिश कर। तो मतलब जनरली लास्ट के टाइम में बस टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है। हाँ, टेस्ट मैं तो देना ये है और करता एनालिसिस करना है, हूँ। हाँ। बस। ठीक है। तो अब पूछते हैं जैसे एनालिसिस में टाइम कितना देना चाहिए? जैसे 2 आवर का मेरा टेस्ट हुआ, हाँ। तो उसके एनालिसिस में टाइम कितना देना चाहिए? और एक दिन में क्या बच्चे 2 मॉक टेस्ट दे सकते हैं या फिर एक ही टेस्ट देना सही रहेगा? वैसे टेस्ट तो मतलब किसी एक पर्सन पे डिपेंड करता है। जैसे किसी का सिलेबस बहुत कंप्लीट हो गया तो उसको एनालिसिस में उतना टाइम नहीं लगेगा, और किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं तो वो 20 से 25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाएगा, तो बाकी के क्वेश्चंस पे उसे बहुत फोकस करना पड़ेगा। तो ये तो मतलब इन पर्सन डिपेंड करता है कि आप उसको कितना टाइम देते हैं एनालिसिस में। बट मुझे लगभग 2 से 3 घंटे लगता था, इसी अप्रोच को मैं फॉलो करता था पूरा एनालिसिस के लिए, और नोट डाउन कर लेता था कि लाइक इस क्वेश्चन पे मुझे क्या दिक्कत हुई या सिली मिस्टेक्स वगैरह हैं वो क्या हुई हैं, उनको कैसे अवॉइड करना है। तो इस टाइप से मुझे एनालिसिस में इतना टाइम लगता था। सेकंड थिंग कि 2 मॉक देने चाहिए या नहीं, तो मैं बोलूँगा कि 2 मॉक से बेटर है कि आप 1 मॉक दीजिए और एक कोई मतलब मैथ का जैसे एक चैप्टर से किसी चैप्टर वाइज टेस्ट दे दिया आपने, या फिर रीजनिंग का कोई एक टेस्ट दे दिया, उस टाइप से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा। तो बहुत बच्चे का डाउट रहता है कि कंसेप्ट याद कैसे रखें? जैसे बहुत बच्चे होते हैं कि आगे का पढ़ते हैं, पीछे का भूलते जाते हैं, आगे का पढ़ते हैं, पीछे का भूलते जाते हैं। और अभी जैसे 2 महीना बचा है, तो इसमें बच्चा सब बहुत हड़बड़ा जाता है कि मुझे ये याद नहीं है, 2 महीना बचा हुआ ये याद नहीं है, 1 महीना बचा हुआ ये नहीं याद है। तो ये कैसे मैनेज करे कोई बच्चा? अगेन जो की है वो टेस्ट सीरीज है। जस्ट बिकॉज ऑफ टेस्ट सीरीज में जैसे आपने एक बार इंटीग्रेशन ख़त्म कर दिया, उसके बाद आप उस पर वापस नहीं जा पा रहे, बट टेस्ट सीरीज में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको एक बार उस पर जाना पड़ेगा। तुरंत आप सोचेंगे, अगर नहीं हो पाएगा तो आपको उसके कॉन्सेप्ट देखने पड़ेंगे। तो एक तो सबसे बेस्ट रहेगा ऑप्शन टेस्ट से। दूसरा, अगर कुछ लोगों को जैसे फार्मूले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो अगर आपने ट्रिक वगैरह बना रखी या फिर फार्मूला आप यहाँ पे भूल जाते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे याद आता है, तो पेपर टाइम में जाओगे पक्का भूल जाओगे, क्योंकि वहाँ का प्रेशर बहुत डिफरेंट होता है नॉर्मल मॉक से, और निमसेट का पेपर उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो बेटर है कि आप एकदम श्योर हो कि फार्मूले क्या है, वो क्या है आपका। जो जैसे सीट है ना, मैंने एक फार्मूले का सीट बनाया था, लगभग 3 से 4 पेज में निमसेट के सभी फार्मूले ख़त्म हो गए थे उसमें। और उसमें मैं जैसे जिस टाइम पे मैं फ्री हूँ तो 15-20 मिनट के लिए डेली मैं एक बार तो देख लेता था उसको एटलीस्ट, कि मैंने एक बार उसको पूरा देख लिया तो वो मुझे रिमाइंड रहता है। तो पहला तो हो गया कि आप फार्मूले का इस टाइप से सीट बना लीजिए, दूसरा टेस्ट देते रहिए, 2 से आपका हो जाएगा। अच्छा, मतलब अभी ये बच्चे कर सकते हैं कि शॉर्ट नोट बनाए, हाँ। उसको देखे, जो याद है उसको रहने दे, जो हाँ। नहीं याद है वो लिखे, हाँ। और उसी को 2-3 पेज का होगा, हाँ, डेली भी देख वो सकते डेली भी हो, देख सकते हैं। रिवाइज हो जाएगा। तो और अभी मैं ये जैसे अभी पैटर्न चेंज हुआ है। हाँ। हम लोग जो दिए थे एग्ज़ाम उसमें पैटर्न अलग था। हम लोग मैथ्स को कितना भी टाइम दे सकते थे। हाँ। अभी हो चुका है कि मैथ्स को 70 मिनट ही देने हैं, हम्म। फिर रीजनिंग को 30 मिनट ही देने हैं, फिर बचा हुआ 20 मिनट कंप्यूटर और इंग्लिश को देना है। तो इसमें बच्चे क्या करें, कैसे अप्रोच ले? मतलब एग्ज़ाम देने, जैसे तुम अगर जाते इस टाइम पे एग्ज़ाम देने, तो क्या अप्रोच लेते, कैसे करते?
एक्चुअली ज़्यादातर लोग जैसे बोल रहे थे कि जो निमसेट का पैटर्न है वो हार्ड कर दिया गया, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है। रीज़न ये है क्योंकि पहले बहुत लोगों से हम लोग ये सुनते थे कि उन्होंने टाइम नहीं मैनेज कर पाए। मैथ का टाइम जो है ना उन्होंने ज़्यादा दे दिया, रीजनिंग को कम दे पाए। तो अब जो अथॉरिटी है ना उसने खुद सोच लिया कि टाइम मैं मैनेज कर देता हूँ, तुम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा। उन्होंने एक पार्टिकुलर टाइम बना दिया है, उतना टाइम में आपको सॉल्व करना है। अगर मतलब इसको मैं अप्रोच करता तो मैं ये देखता कि मेरी स्पीड सभी उसमें सही है या नहीं। जैसे पहले ये होता है कि मैथ में जैसे स्पीड कम है तो आपने रीजनिंग में बहुत ज़्यादा स्पीड है तो थोड़ा बहुत टाइम का डिवाइड मतलब मैनेज हो गया। बट अब ऐसा नहीं है। अब आपको मैथ में स्पीड आपकी एक स्पीड होनी चाहिए, रीजनिंग में मतलब वैसी स्पीड होनी चाहिए जैसा आपके पास टाइम है। सेम कंप्यूटर के लिए, जैसे कंप्यूटर में पहले हम लोग क्या करते थे, स्पीड बहुत ज़्यादा होती थी, हाँ। 5 मिनट में सारे क्वेश्चन हो गए। बट अब शायद कंप्यूटर को 15 मिनट दिए जा रहे हैं, तो आपको उतनी स्पीड की जरूरत नहीं है। आप इजीली पूरे मैथड से सॉल्व कीजिए उसको, क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा उसमें। आराम से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करो पूरा। रीजनिंग है, रीजनिंग को भी अच्छा खासा टाइम मिला, मैथ से टाइम काटा गया। तो मैथ को जो है ना, मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो, और बाकी जो दो टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा सा मतलब स्पीड पे उतना ध्यान नहीं देना, हम लोगों को कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए बस। अच्छा। तो ये क्वेश्चन है कि टेस्ट सीरीज, जैसे टेस्ट सीरीज बहुत बच्चे लेने जाते हैं, तो अलग अलग, मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग टेस्ट सीरीज है, उसका क्वालिटी अलग अलग है एंड कंटेंट भी अलग अलग है। तो टेस्ट सीरीज होना कैसा चाहिए, मतलब टेस्ट सीरीज का कंटेंट कैसा होना चाहिए, मतलब कैसे पिक करे बच्चे कि ये हम टेस्ट सीरीज ले पाए। सो फर्स्ट पैरामीटर जो मेरे हिसाब से होगा वो होगा बजट। जितना आपका बजट है उस हिसाब से आप देख लीजिए। और टेस्ट सीरीज जैसे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगेगा कि क्वेश्चंस जो कंटेंट है ना वो ऑलमोस्ट सबका सेम हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस उतने हैं नहीं, तो उतने पिक करके क्वेश्चंस उतने ही क्वेश्चंस को लाइक वही क्वेश्चंस इसमें है, वही क्वेश्चंस ए टेस्ट सीरीज में, वही बी टेस्ट सीरीज में, इस टाइप से चलता है। तो इस हिसाब से टेस्ट सीरीज का कंटेंट वाइज इतना डिफरेंस नहीं होता है। कुछ डिफरेंसेस ये हो जाते हैं, जैसे कुछ टेस्ट सीरीज में एनालिसिस नहीं करा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको वीडियो से जब तक आप नहीं देखते तब तक आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप ऐसी टेस्ट सीरीज को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कीजिए जिसमें आपको एनालिसिस साथ में दिया जा रहा है। सेकंड थिंग, जैसे कुछ में ऐसा है कि वीडियो के नीचे आपको सोल्यूशन मिल जाता है तुरंत। तो आपको अगर वैसे सोल्यूशन पढ़ने से आपको समझ में आ जाता है, तो बेटर है कि आप उस टेस्ट सीरीज़ पे जाएं। तो टेस्ट सीरीज़ का इतना मुझे लगता नहीं कि मतलब होना चाहिए। मतलब हर एक कोचिंग से हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे आ ही रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज़ का इतना मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम है। एक हाँ चीज़ और कंसिडर कर सकते हैं कि टेस्ट सीरीज में जो टेस्ट हैं वो बैलेंस हों, लाइक थोड़े से मॉडरेट लेवल के भी हों, ईजी भी हों और हार्ड भी हों। तो तीनों टाइप के हों तो आपको कवर हो जाएगा। जैसा कि 2 महीना बचा हुआ है, तो तुम अपनी तरफ से कुछ टिप्स देना चाहते हो बच्चे को। सो टिप्स यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, 2 महीना बचा है, अच्छे से लगो, NIT त्रिची आओ, देखो और इनका भी मज़े लो। तो यहाँ पे जो लाइफ है एक बार मतलब अलग होता है, हर कॉलेज का अलग वाइब होता है, तो उसको फील करना अगर चाहते हो तो अच्छे से मेहनत करो, यहाँ पे आ जाओ। और सेकंड थिंग ये है कि जैसे टेस्ट वगैरह मैंने ज़्यादातर चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं, तो आई थिंक ऐसा कोई टिप नहीं होगा। और अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आपको फेस हो रहा है पर्टिकुलर, तो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, और मैं उसका मतलब ट्राई करूँगा कि मैं सभी को आंसर कर दूँ। अभी सब डिस्ट्रैक्शन से दूर होके बस हाँ। पढ़ाई पे फोकस करें। हाँ, इस टाइम ठीक पे है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पढ़ाई हाँ, सबसे ज़रूरी तो अभी ये 2 महीना बचा है, सब फोकस करें, पढ़ाई करें। है। हाँ। तो जैसे तुम्हारा इतना मेहनत किया, रिजल्ट आया, तो उस समय कैसा फील हुआ तुमको। एक्चुअली जब मेहनत किया था तब तो मुझे लग रहा था कि टॉप 3 तो मिल जाएगा, क्योंकि हमारा सीटी काफ़ी अच्छा गया था, सीयूटी काफ़ी अच्छा गया था। बट निमसेट के पेपर में हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं अच्छा नहीं कर पाया था। तो उस वजह से मुझे लग रहा था अब तो इसमें कुछ नहीं मिलना। मैंने इवन बोल दिया था कि मैं JNU में एडमिशन लूँगा। फिर उसके बाद नेतागिरी भी शुरू कर दी थी। फिर उसके बाद जो अचानक से AIR 96 से आई, फिर उसके बाद लाइक मुझे पता चला कि इस पे NIT त्रिची मुझे मिल गया। तो वो जो है ना अचानक से ऐसा मोमेंट था कि मतलब अनबिलीवेबल टाइप में था। तो वो काफ़ी अच्छा। अच्छा प्रॉब्लम। और NIT त्रिची ऐसे। हाँ चलो। हाँ, तो आस्तिक, तुमसे बात करके अच्छा लगा। अब ये इंटरव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। तुम कुछ बोलना चाहोगे। सो अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को। और साथ में अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम लोग ट्राई करेंगे कि आप लोगों के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर किए जाएँ, वो निमसेट के बारे में हो या NIT त्रिची के बारे में हो। साथ ही में हम लोग कुछ और भी टॉपिक कवर करने को ट्राई कर रहे हैं, जैसे कि MSc का क्या यहाँ पे माहौल है, या फिर और भी जो अंडररेटेड कोर्सेज बोल सकते हैं, जिन्हें हम लोग ऐसे कोर्सेज जिनसे आप NIT और IIT में ईजिली जा सकते हैं, उनको भी हम लोग कवर अप करेंगे। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।